नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 38वां सत्र है जो कि मार्च 13, 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, हम राह हैं, हम आपका स्वागत एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। तो पहला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमें बताएंगे कि यदि सत्र के शुरुआत में या तो जिम या मैं कार्ला की जगह ले लें और समाधि की अवस्था में जाकर कार्ला की जगह हम खुद ही यंत्र बनने का प्रयास करें, तो रा कहते हैं यह जानकारी आपकी स्वतंत्र इच्छा के उल्लंघन की सीमा है। हालांकि हम आपके प्रश्न को मानेंगे कि आपने हमें महासंघ के दिशा निर्देशों द्वारा निर्धारित सीमाओं से थोड़ा आगे बोलने की अनुमति दी है। इस स्थान समय में ना तो डॉन के नाम से जाने वाला व्यक्ति और ना ही जिम के नाम से जाने वाला व्यक्ति इस कार्य के लिए अभी उपलब्ध है। डॉन के रूप में जाने जाने वाला व्यक्ति चैनलिंग के माध्यम से संपर्क बनाने का तरीका और दूसरों की सेवा का अभ्यास काफ़ी समय से कर रहे हैं और वो इस काम में निपुण भी हो गए हैं। जिम के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति को बिना लंबे समय तक अधिक अभ्यास किए बिना इस तरह के चैनल करने में कठिनाई होगी। यदि अभ्यास करके उसका हमारे साथ एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनता है, तब हम ये प्रयोग करके साथ यह कार्य कर सकते हैं। यह दोनों मामलों में सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर डॉन ने यही पूछा था कि क्या हम कार्ला की जगह पर ये खुद इंस्ट्रूमेंट बन के यानी समाधि के स्टेट में जाकर इस चैनलिंग को कर सकते हैं। तो रा ने कहा कि देखो, तुम कर तो सकते हो। डॉन को तो उन्होंने बोल ही दिया कि डॉन के पास तो अभी वो एबिलिटी है कि वो कर सकता है, लेकिन जिम के केस में ऐसा नहीं है। जिम को थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मतलब मेडिटेशन करनी पड़ेगी ताकि वो समाधि की इस अवस्था में जाकर इस चैनलिंग को कर पाए। तो उन्होंने कहा था कि हमसे चैनलिंग करने के लिए तुम्हें एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता, मतलब एक लव और एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिश्ता बनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग तुम लोगों के साथ ये काम कर सकते हैं। तो उन दोनों ही केसेस के बारे में उन्होंने बता दिया। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, धन्यवाद। आज समय से थोड़ा पीछे जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि लगभग 40 या इतने साल पहले परमाणु ऊर्जा को इस घनत्वता में लाने का संबंध किसी भी तरह से उन व्यक्तियों से है जिनकी वजह से मेल्डेक का विनाश हुआ था और वे इसे दूसरे मौके के रूप में परमाणु ऊर्जा का उपयोग विनाश में ना करके शांतिपूर्वक रूप से करना चाहते थे। क्या यह सही है? तो डॉन का सवाल दोस्तों ये है कि मैं ना थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि 1981 से पहले जाके वो सोचने की कोशिश कर रहे थे और ये जो मतलब न्यूक्लियर वेपन्स जो बनने शुरू हुए थे ये 1940s के अराउंड बनने शुरू हो गए थे। तो वो कह रहे हैं कि मैं 40 साल पीछे जाना चाहता हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिन लोगों ने ये मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, क्या ये किसी भी तरीके से उस मेल्डेक वाली सोच के तरीके के लोगों से संबंधित है जो अब दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं और इस गलती को दोबारा ना दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर ये न्यूक्लियर वेपन बना दिए हैं। तो राह कहते हैं यह गलत है। यह कुछ ऐसा है जैसा कि आपके यहाँ के लोग घोड़े के आगे गाड़ी लगा देना कहते हैं। इस प्रकार की जानकारी की इच्छा ने इस डेटा को आपके लोगों की ओर आकर्षित किया। इसमें बाहर से किसी भी प्रभाव को कारण या दोष नहीं दिया जा सकता है, बल्कि यह आपके लोगों द्वारा ही चाहा गया था। इस बिंदु से आगे आपका तर्क सही है कि इन व्यक्तियों ने दूसरा मौका चाहा था जिसका आपने उल्लेख किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर रा ने क्लियर कर दिया, कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे तुम्हारे यहाँ के लोग कहते हैं ना कि घोड़े के आगे गाड़ी लगा दो। तो कह रहे हैं कि जिसे घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही सोच रहे हो तुम
कह रहे देखो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो इन्फॉर्मेशन थी ना, ये तुम लोगों ने खुद ही अट्रैक्ट की अपनी तरफ, अपनी सोच के अंदर जानबूझ के कि हमें इस तरीके के वेपन्स बनाने हैं, ठीक है। और इसके लिए किसी बाहर के किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता, ना तो कन्फेडरेशन को और ना ही वो मेल्टेक में जो हुए थे उनको। तो वो कह रहे हैं कि ये तो तुम्हारा चुना हुआ है, और दूसरा साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मेल्डेक से लोग यहाँ पैदा हो गए हैं ना, ये काम उन्होंने ही किया है। उन्होंने दूसरा मौका लिया कि भाई हम ये न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, बट इस बार कोशिश करते हैं कि इसको ना दूसरों के भले के काम में लाएं। लेकिन उन्होंने तो कोशिश सही की थी, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, उनके ऊपर जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा अच्छा जी दूसरों के लिए मतलब भले के लिए बनाओगे, इसका तो हम इस्तेमाल करेंगे युद्ध के लिए। तो उनकी सोच वैसी थी, लेकिन जो ये लोग थे ना, ये दूसरा मौका चाह रहे थे कि जो नॉलेज उनके दिमाग में उस ज़माने से थी उसका इस्तेमाल यहाँ कर सकें। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, परमाणु ऊर्जा की जानकारी पाने की इच्छा को पूरा करने का क्या तरीका था? तो राह कहते हैं, जैसा कि हमने आपके प्रश्न को समझा है, ये तरीका वही था जिसे आप प्रेरणा कहते हैं। तो दोस्तों डॉन ने यहाँ पर यही पूछा कि भाई ये इस जानकारी को फिर जानने का तरीका क्या था? तो राह ने कह दिया ये तो वही है प्रेरणा, मतलब कि अंदर से एक फीलिंग आ गई कि नहीं हमें भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, कुछ और बड़ा हथियार होना चाहिए हमारे पास। तो वो जो प्रेरणा अंदर से आती गई उसकी वजह से ये लोग ऐसा काम करते चले गए। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या कोई व्यक्ति इस तरह की जानकारी चाहने वाले व्यक्ति को विचारों से प्रभावित कर सकता है? क्या यही प्रेरणा का तरीका होगा? तो डॉन ने पूछ ही लिया कि क्या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकता है इस तरीके के विचारों के लिए? क्या इसी को आप लोग वो प्रेरणा का तरीका कहोगे, या किसी को इन्फ्लुएंस कर देना कहोगे? तो राह कहते हैं, प्रेरणा के तरीकों में इच्छा या इच्छा शक्ति की असाधारण क्षमता शामिल है। एक निश्चित क्षेत्र में इसे जानने या प्राप्त करने के लिए इससे साथ साथ इसे खोलने और भरोसा करने की एक क्षमता आती है, जिसे आप अंतर्ज्ञान इंट्यूशन कहते हैं। यानी कि अंतर्ज्ञान इंट्यूशन भी एक तरीका है जिसे इस तरह की प्रेरणा मिल सकती है। तो राह ने बोल दिया कि देखो प्रेरणा के तरीके बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस अपनी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मेरे अंदर इंट्यूशन आ रही है कि अगर मैं ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ ऐसी कर दूँ तो शायद इससे ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो उन लोगों ने वो इंट्यूशन का अपना इस्तेमाल करते करते करते, क्योंकि जनरली दोस्तों यही होता है, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना वो यूजुअली जब स्टार्ट करते हैं ना वो इंट्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं अपनी, और मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में तो जाते हैं, बट वो उनकी आदत होती है कि इधर भी करते रहो चीज़ें उधर भी करते रहो, और एक्सपेरिमेंटेशन मोड में रहते हैं। जो व्यक्ति एक्सपेरिमेंटेशन मोड में होगा ना उसकी इंट्यूशन की एबिलिटी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो उन्होंने अपनी इंट्यूशन का ही इस्तेमाल करके इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए फिर। और इसमें दो मेजर नाम थे, एक था ओपनहाइमर और दूसरा था आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दो लोगों का मेजर हाथ था इसके अंदर। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक पूरी तरह से संतुलित अविकृत व्यक्ति में लाल से लेके बैंगनी तक के सारे चक्र किस प्रकार के दिखते हैं? तो डॉन ने यहाँ पे सवाल किया है कि एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा बैलेंस्ड हो, उसके नीचे के चक्र से लेके ऊपर तक के चक्र जितने भी हैं वो किस तरीके से दिखते हैं? तो राह कहते हैं, हम आपको यह नहीं बता सकते क्योंकि प्रत्येक संतुलन सही है और अनोखा होता है। हम इसे समझाने में कठिन ऑब्सक्योर नहीं करना चाहते हैं। आइए हम एक उदाहरण पेश करते हैं। हम कार्ला का ही उपयोग करते हैं। इसके लाल नारंगी पीले चक्र को एक समान रूप चमकते हुए देखा जा सकता है। उसका हरा चक्र काफी चमकदार है। यह हरा चक्र कम चमकदार इंडिगो चक्र के द्वारा संतुलित है। इन दोनों चक्र ग्रीन और इंडिगो के बीच इसके संतुलन का बिंदु है, यानी कि ब्लू चक्र जो कि संचारक यानी कम्युनिकेटर का चक्र है, वो सामान्य से अधिक क्षमता के साथ चमक रहा है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने इसका कार्ला का एग्जाम्पल लेके समझा दिया। उन्होंने बताया उसके नीचे के जो तीन चक्र है यानी रेड रे, ऑरेंज रे और येलो रे, कह रहे वो तो इक्वल चमक रहे हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन जो हार्ट चक्र है वो एकदम बड़ा शाइन कर रहा है। उसके बाद जो इंडिगो वाला है ना वो भी अच्छा शाइन कर रहा है, लेकिन उसको बैलेंस कर रखा है बीच में जो ब्लू चक्र है यानी जो थ्रोट चक्र होता है ना, उसने बैलेंस करके रखा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर भी जो चमक है ना वो काफ़ी अच्छी है। आपको याद होगा ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना ये कार्ला अपने मुंह से बोल रही है, सारी की सारी चीज़ें रा कार्ला के द्वारा बोल रहे हैं। और इसमें उन्होंने उसके ब्लू चक्रा, ये जो ब्लू रे है ना थ्रोट चक्रा, इसका इस्तेमाल किया है। और वो इतने अच्छे से चमक रहा था कि वो लोग इस्तेमाल कर पाए, मतलब रा इसका इस्तेमाल कर पाए।
तो इसलिए उन्होंने कार्ला के बारे में सारा कुछ बता दिया कि कार्ला किस तरीके से इतनी बैलेंस्ड है। तो उनको उसके वॉयलेट यानी उसके सहस्त्रधारा में यानी उसके क्राउन चक्रा में देख के पता चल गया कि इसके जो चक्रा है ना वो किस तरीके से और वाइब्रेट कर रहे हैं और कितनी कितनी जगह पे कितने कितने कलर में वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि रातों देख सकते हैं ना ये। तो खैर वो आगे कहते हैं, यदि आप देख सकें तो वायलेट चक्र में हम इस अनोखे स्पेक्ट्रोग्राफ यानी इंद्रधनुष को देखते हैं और साथ ही ये पूरा वायलेट रंग से घिरा होता है। इसी के साथ ये बाहर से उससे घिरा होता है जो लाल रंग और बैंगनी किरण को मिलाता है, जो मन, शरीर और आत्मा की एकता को दर्शाता है। अंत में इन सभी को बाहर से कंपनता के पैटर्न ने घेरे हुए होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के असली घनत्वता को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर पता है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो तुम्हारा पूरे जो ये चक्र है ना, इनको सबको इंद्रधनुषी रंग के अंदर देख रहे होते हैं। कह रहे जब इनके बाहर की तरफ से ना, जब ये पूरे बैलेंस में हो जाते हैं, इनके बाहर की तरफ से ना, वो कह रहे एक लाल रंग से घिरा होता है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि रा ने कहा कि अगर आप इस इमेज को देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपना मेडिटेट यहाँ पर कर रहा है, उसके बाहर ये एक रेड कलर का ऑरा है, ठीक है, फिर उसके बाहर ये ऑरेंज कलर का है, फिर उसके बाहर ये येलो कलर का है, ग्रीन कलर का है। इस तरीके से रा ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इस तरीके से उसके बाहर ना ऑरा बनता चला जाता है, हर व्यक्ति का अपना अपना। जितना वो संतुलन में आता जाएगा ना, ये ऑरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा और उतना चमकदार होता जाएगा। तो इस तरीके के लोग ना, आप इनके पास जाओगे ना तो इनका अट्रैक्शन पुल बड़ा ज़बरदस्त होता है, मतलब आप इनसे अट्रैक्ट हो सकते हो, इस तरीके का इनका हो जाता है। मेडिटेट कर करके अपने आप को ऐसा बना लेते हैं। और ये ही जो ऑरा होता है ना, ये दर्शाता है कि आप नेक्स्ट डेंसिटी में यानी अगले सतयुग में कह लो या अगली घनत्वता में जाओगे या नहीं जाओगे। अगर ये वीक है तो फिर वहाँ जाना मुश्किल है, अगर ये स्ट्रांग है तो फिर वहाँ पर जाना आसान हो जाता है। इसका मतलब आपका संतुलन धीरे धीरे आ गया है, और जितना ये संतुलित होता जाएगा उतना आपके आगे बढ़ने की क्षमता ज़्यादा होती चली जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है ये ग्रीन वाला। अगर हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ गई ना किसी भी तरीके से, और हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आने का कारण होता है डर, तो अगर डर आ गया ना दिल में, तो फिर किसी भी व्यक्ति के लिए आगे निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो रूट चक्र में फंस जाएगा, मतलब रेड रे में फंस जाएगा फिर वो। तो अगर उसका दिल खुला है ना, तो फिर ये ग्रीन चक्र उसका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो नेक्स्ट डेंसिटी के अंदर मूव करने लायक हो जाता है। खैर इससे आगे वो कहते हैं, हमने जो अभी आपको बताया है ये असंतुलित और पूरी तरह से संतुलित दोनों में देखा जा सकता है। पूरी तरह से संतुलित व्यक्ति की समझदारी दूसरों के साथ व्यवहार करने में काफ़ी मददगार होगी। रुकावटों, ब्लॉकेज को महसूस करने की क्षमता केवल हीलर के लिए ही उपयोगी है। इन चक्रों में संतुलन देखते समय हम कोई धारणा या जजमेंट नहीं बनाते हैं। बेशक जब हम देखते हैं कि कई ऊर्जा के प्लेक्सिस कमज़ोर और अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अभी तक छड़ी को पकड़ा भी नहीं है और दौड़ की शुरुआत भी नहीं की है। हालांकि संभावनाएं हमेशा से वहाँ होती हैं। सारे चक्र पूरी तरह से संतुलित होते हैं और सक्रिय होने की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो रा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, ब्लॉकेजेस को देख के हम लोग वैसे तो कोई जजमेंट नहीं कर रहे होते कि अरे भाई ये इसको जज करें, इसका फंस रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका वो हो रहा है। हम तो बस ये वेट करते हैं कि ये कौन है जो इसको एक्टिवेट करके आगे निकल पाएगा, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाता है अगर कोई व्यक्ति असंतुलित है ना, तो इसका मतलब इसने तो अभी तक छड़ी पकड़ी नहीं है। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, मतलब आगे सतयुग में एंटर करना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक तो इसने छड़ी भी नहीं पकड़ी है कि चलना कैसे है इसके ऊपर। और जब तक इसके अंदर वो संतुलन आएगा नहीं, तब तक ये वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। तो इस वजह से ये संतुलन जो है, ये डेवलपमेंट जो होती है, ये होती है मेडिटेशन से। हो सकता है आपके आसपास घटनाएं ऐसी घट रही हो कि जो कि इतनी भीषण हो कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आप मेडिटेशन ही ना कर पाओ, लेकिन आपको कोई ना कोई तरीका लगातार ढूंढते रहना चाहिए कि यार मेरे को मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे इस नेक्स्ट डेंसिटी के अंदर जाना है तो मेडिटेशन इज़ द की। अगर वो नहीं है तो मैं अपना संतुलन नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद आपके जो एक्शन होंगे ना, वो बड़े सही हो जाएंगे। मतलब आप एक बहुत ही सोचा समझा एक्शन ले पाओगे और उस एक्शन की वजह से आपकी ग्रेड बनती चली जाएगी। फिर वो आगे कहते हैं, शायद आपके सवाल का जवाब दूसरी तरह से भी दिया जा सकता है। पूरी तरह से प्रभावशाली यानी पोटेंशिएटेड व्यक्ति, यानी कि जिसके सारे चक्र पूरी तरह से खुले हैं, उनके सारे चक्र समान मात्रा की कंपनता में चमकते हैं और शानदार तरीके से चमक कर एक के ऊपर एक रहते हैं, जब तक कि वो सफ़ेद रंग से घिर ना जाए। इसे ही आप तीसरी घनत्वता में प्रभावशाली संतुलन कह सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि देखो होते तो ये सबके अंदर है चक्र, ठीक है, इनके अंदर मतलब पावर इनके अंदर है, ये एक्टिवेटेड है सारे, लेकिन आपको ना इनको और एक्टिवेशन में लाना होता है। मतलब इनकी ना पोटेंशियल जो होता है, ये एक ठहरी हुई ऊर्जा है, इस ऊर्जा को चलाना शुरू करते हैं। मेडिटेशन क्या करती है, इसको चलाती है, इसको बढ़ाती है बढ़ाती है बढ़ाती है। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि एक के ऊपर एक ही सारे चक्र होते हैं, ठीक है, और इनकी कंपनता, इसमें चमक कैसे आती जाएगी और कैसे बढ़ती जाएगी, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और एंड में जाके ना इनके अराउंड एक सफ़ेद रंग का वो बन जाता है। यदि इसमें देखें ना हम लोग, जो खैर यहाँ पर चक्र तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन अगर आप ऐसे मान के चले कि ऊपर से लेके नीचे तक चक्र है ना, तो नीचे से एक गोला बन जाएगा इसी तरीके का, जो सफ़ेद रंग का हो जाएगा उसके आसपास, अंदर ही, चक्रों के अंदर ही। तो उससे ये घिरे हुए होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई हमें इमेज मिले तो हम एक बार शेयर करते हैं आपसे, एक सेकंड रुकिए। हाँ, तो ये एक इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर चक्र के अंदर ना चमक है, ठीक है, चमक है ऊपर तक, और ऊपर सहस्रार है सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो इन वो राय ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक सफ़ेद रंग का एक ऑरा सा बन जाता है उसके अंदर ही, और वो जाके इससे टच करता है सहस्रार से, और यहाँ से उनको सारे कलर का बैलेंस यहाँ से पता चल जाता है रा को। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या तीसरी घनत्वता वाले ग्रह पर यह संभव है कि यहाँ एक ऐसा समूह बन सके जिसकी सोच बिल्कुल एक जैसी हो, जो कि तीसरी घनत्वता में संचालित हो सके? तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया है ना, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर हम एक समूह बना सकते हैं, एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, जिन लोगों की सोच एक जैसी हो और उस ग्रुप को एक तरीके से संचालित किया जा सके इस तीसरी घनत्वता में, ताकि पूरा का पूरा ग्रुप ही आगे निकल के चौथी घनत्वता में चला जाए। तो रा कहते हैं यह केवल तभी संभव है जब सारी इकाइयां तीसरी घनत्वता के बाद वाले या सातवें हिस्से में हों, और जो आपस में सामंजस्यपूर्ण हार्मोनियसली तरीके से रहकर अगली घनत्वता में जाने की तैयारी में हों। तो यानी कि रा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये तब ही पॉसिबल है जब उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं ना, वो ऐसे मेडिटेट करके एक दूसरे के साथ प्रेम प्यार से आगे निकलें, और आगे निकल के एंड तक पहुंच जाए सेवंथ। मतलब हमारे भी थर्ड डेंसिटी के अंदर भी तो अलग अलग ऑक्टेव है ना, ऑक्टेव 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सब डेंसिटीज है ना। अगर वो सातवें हिस्से में पहुंच गए हैं ना और सारे एक झुंड बनाकर चल रहे हैं, तो ऐसे में वो आगे निकल के जा सकते हैं सारे के सारे एक साथ। अगर झुंड की बात है तो पूरा का पूरा झुंड ही आगे निकल के पूरा फोर्थ डेंसिटी क्रॉस कर जाएगा। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे इस तरह के एक ग्रह का उदाहरण दे सकते हैं जो एक तीसरी घनत्वता दूसरों की सेवा का ग्रह हो, और एक तीसरी घनत्वता खुद की सेवा का ग्रह हो, और उनकी उपलब्धियों की क्या स्थिति है, यानी कि उन ग्रहों की क्या स्थिति है? तो यहां पर डॉन ने सवाल किया है कि आप हमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक मतलब थर्ड डेंसिटी नेगेटिव टाइप का कोई प्लैनेट हो और थर्ड डेंसिटी पॉजिटिव टाइप का कोई प्लैनेट हो, ठीक है, यानी एक दूसरों की सेवा वाला टाइप का हो और एक खुद की सेवा वाला टाइप का हो। क्या ऐसा कोई है ग्रह, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो? तो रा कहते हैं जहां तक हम जानते हैं तीसरी घनत्वता में ऐसा कोई समूह नहीं है जिसका झुकाव नेगेटिव की ओर ना हो। पॉजिटिव झुकाव वाले तीसरी घनत्वता के ग्रह के बारे में हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन ये काफ़ी दुर्लभ है। हालांकि सीरियस स्टार के ग्रह में रहने वाले एक व्यक्ति ने तुम्हारे ग्रह में रहने वालों को से 2 बार संपर्क किया है। यह व्यक्ति तीसरी घनत्वता के अंतिम स्तर में है और तीसरी घनत्वता के समूह का हिस्सा है। इसकी चर्चा क्वेश्चन नंबर 8.21 और 8.22 में किया भी था। ऐसा समूह जिनकी सोच बिल्कुल एक हो जाए, यह पूरी तरह से चौथी घनत्वता की घटना है, यानी कि ये चौथी घनत्वता में जाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा ने जो जवाब दिया ना, रा ने कहा है कि थर्ड डेंसिटी का तो ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं है जहां पर लोगों की सोच नेगेटिव ना हो। कुछ लोगों की कह रहे ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें, हर थर्ड डेंसिटी में ऐसा होगा ही होगा। और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पूरा ही कोई थर्ड डेंसिटी ग्रह हो जाए, कह रहे ऐसे भी हमने कोई सुना नहीं है कि थर्ड डेंसिटी, क्योंकि थर्ड डेंसिटी में तो अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, समझ ही रहे हैं सारी चीज़ें। हमें लगता है कि हमें सारा ज्ञान है, हमें पूरा ज्ञान है नहीं है अभी। तो वो कह रहे कि तो ऐसा है नहीं कि थर्ड डेंसिटी में पॉजिटिव में ही सारे, यानी एक पूरी थर्ड डेंसिटी की सभ्यता पूरी की पूरी अध्यात्म की साइड में झुक जाए, क्योंकि विभाजन इतने हो जाते हैं वहाँ पर, सब अपनी 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 कल्चर्स बना लेते हैं, सब अपने अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। तो इस वजह से ऐसा बहुत ही मुश्किल है। वो कह रहे कि ऐसा तो बहुत ही रेयर केस है, अगर कोई होगा भी तो वो कह रहे हैं लेकिन सीरियस स्टार जो है ना, सीरियस गैलेक्सी है, गैलेक्सी कह लो या सीरियस स्टार सिस्टम है, जो कि हमारे इसी में ही है, हमारी इसी के अंदर ही है, आकाशगंगा के अंदर। तो कह रहे वहां से एक व्यक्ति आया था तुम्हारे यहाँ के लोगों से मिलने के लिए। आपको याद होगा चार्ली हिक्सन वाला केस।
वो आया था यहाँ पे, वो वहाँ के जो मतलब अपने जो उसका ग्रह है ना, उसके सेवन्थ वाले लेवल पे है वो, ठीक है। और वो एक थर्ड डेंसिटी के समूह का हिस्सा है, यानी वहाँ पर वो जिस ग्रुप का हिस्सा है ना, उसमें काफ़ी हाईएस्ट ऑर्डर का है, यानी वहाँ का कोई बहुत ही असेंडेड मास्टर है वो। और उसके साथ उसके बाकी जितने भी है ना, उसके साथ जो मेडिटेट कर रहे हैं, वो सारा एक ग्रुप है उनका। और आगे रहा फिर ये कहते हैं कि ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि पूरा का पूरा ग्रह ही एक तरीके का हो जाए, मतलब थर्ड डेंसिटी में ऐसा हो जाए। कह रहे फिर तो ये वो ग्रह क्या कहते हैं थर्ड डेंसिटी का कहाँ रहा, फिर तो फोर्थ डेंसिटी का ग्रह हो गया। अगर पूरा का पूरा एक साथ ही झुक जाएगा तो इसका मतलब तो फोर्थ डेंसिटी का हो गया। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि ऐसा तो रेयर ही होता है। हर ग्रह में से कुछ गुट निकल जाते हैं, कुछ नेगेटिव की तरफ निकल जाते हैं, कुछ पॉजिटिव की तरफ निकल जाते हैं, ऐसे ही होता है हमेशा। और मैक्सिमम लोग तो रिपीट ही करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है या जिनको लॉज नहीं पता होते कि काम करना कैसे होता है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये समूह जो सीरियस स्टार से है, क्या वो पेड़ों से विकसित हुए हैं? तो रा कहते हैं यह काफ़ी हद तक सही है। यह ग्रह जिसका नाम कुत्ते के नाम पर है, उसके लोग पेड़ों के जैसी मिलती जुलती घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये पेड़ों के जैसा ही है। तो दोस्तों यहाँ पर पता है क्या पूछा, क्या कहते हैं डॉन ने पूछा, ये जो सीरियस स्टार वाले लोग हैं, ये जो उस ग्रह के लोग होंगे, मतलब उस स्टार के आगे, मतलब स्टार का मतलब हो गया कि उसका सूरज और उसके आसपास के जो ग्रह हैं, कह रही जो वहां से जो आए हैं, क्या ये मतलब पेड़ों से सेकंड डेंसिटी से फिर थर्ड डेंसिटी में आए इंसानों वाली, या जैसे भी उनका रूप हो, उनकी प्रकृति हो, जिस तरीके के भी हो। तो कह रहे तो इस तरीके से हुआ उनका ट्रांजिशन। तो रा कहते हैं कि हाँ ये सही है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो जो स्टार सिस्टम है उसका कुत्ते के जैसा नाम है। यानी ये जो सीरियस स्टार सिस्टम है ना, अगर आप इसको देखोगे ना, इसकी जो जो कलाकृति है, अगर आप देखो सीरियस स्टार सिस्टम को, तो उसकी इमेज ना आपको कुत्ते के जैसी दिखेगी। तो वो कह रहे कि हाँ तुम लोगों ने उसका नाम कुत्ते के नाम पे रख रखा है, पर ठीक है जो भी है। वो कहते हैं कि हाँ वहाँ के जो ये आए हैं ना, जो आगे निकले हैं, कह रहे उनके वहाँ के पेड़ों से, मतलब तुम्हारे यहाँ के पेड़ों से मिलते जुलते ही है वहाँ पे उनके भी पेड़। तो लेकिन आपको एवतार मूवी पता होगी, एवतार करके इंग्लिश मूवी है, उसके अंदर देखोगे कि वहाँ के ग्रह के लोग अपने पेड़ों से भी बात कर लेते थे, ठीक है। तो खैर वो तो फोर्थ डेंसिटी में जाके होता है, वो थर्ड डेंसिटी का फिनोमिना नहीं है जो उस मूवी के अंदर दिखाया है। वो फोर्थ डेंसिटी में हो सकता है, थर्ड में नहीं हो सकता वो किसी भी प्लेनेट के ऊपर, मुश्किल है। मतलब अगर कोई बिल्कुल ही मेडिटेट करके एडवांस लेवल पे पहुंच जाए, तो वो पेड़ पौधों से बात कर सकता है, पेड़ पौधे उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादातर फोर्थ डेंसिटी में ही होता है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि पेड़ों में युद्ध प्रिय प्रकृति का होना असंभव है, तो क्या उन्हें लाभ नहीं होगा क्योंकि वे दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता में आए और उनमें किसी तरह की जातिगत या समूह की याद नहीं थी जो कि युद्ध प्रिय प्रकृति की हो, और इस कारण से वो और अधिक सौहार्दपूर्ण समाज का विकास कर सके और इस प्रकृति के कारण विकास को तेज कर पाए। क्या यह सही है? तो डॉन ने भाई सवाल तो अच्छा किया है। डॉन ने कहा भाई पेड़ों के अंदर तो ऐसा होता नहीं कि आपस में युद्ध कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं उनके अंदर, तो ऐसा तो उनके अंदर होता नहीं है। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि वहाँ के लोग जब पेड़ों से इंसान बने, तो कह रहे तब उन लोगों ने क्या कहते हैं ये आगे का उनका सौहार्दपूर्ण बिहेवियर रहा है, आपस में एक दूसरे के लिए कंपैशन और लव रहा है। इस वजह से हो सकता है कि वो तेज़ी से आगे प्रोग्रेस कर गए हो, क्योंकि उनके अंदर तो युद्ध वाली और इस तरीके की प्रकृति होगी नहीं उनके अंदर कि लड़ाई मारधाड़ और ये सारी चीज़ें उनको पसंद आए। तो राह कहते हैं हाँ यह सही है। हालांकि संतुलित होने के लिए और ठीक से ध्रुवीकरण करने के लिए यह भी आवश्यक है कि वो सभी प्रकार की सोच की जांच करें, खास करके युद्ध प्रियता की। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी पॉइंट उन्होंने बोला है। अगर हम अपने आप को इस सिचुएशन में रख के देखें ना, तो हम एक्चुअली में एक बहुत ही बेटर सिचुएशन के अंदर हैं, क्योंकि देखो हमारे सामने युद्ध और युद्ध की भी सारी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। अब इससे हम संतुलन बना सकते हैं। क्या हमें युद्ध पसंद है? चाहे लोग कहते हैं दुश्मन देश है, ये है वो है, ठीक है, वो है जो तुम्हारा मानना है, किसी ने बोल दिया तुमने मान लिया, अब जैसा चल रहा है तुमने मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी ठीक है जो आप लोग कर रहे हो। लेकिन आप इस सिचुएशन के अंदर दोनों चीज़ें कर सकते हो ना। आप चाहो तो युद्ध प्रियता को अपना भी सकते हो, आप चाहो तो निगलेक्ट भी कर सकते हो। आप कहते हो कि नहीं नहीं जी हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें तो शांति और प्रेम का रास्ता ही बढ़िया लगता है। तो जैसे हमारे बड़े बूढ़े थे, उनको तो यही पसंद था ना भाई, युद्ध से कुछ नहीं होगा, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होता, प्रेम प्यार से सारी चीज़ों को निपटाओ। पहले के ज़माने के तो ऐसे ही होते थे ना लोग। तो इससे एक व्यक्ति का ना एक झुकाव बनता है, ठीक है। तो वो जो झुकाव बनता है ना, अब उसने दोनों चीज़ें देखी हुई हैं, तो इससे उसका संतुलन आ जाता है।
जब तक दोनों साइड नहीं देखोगे ना कॉइन की, आपका झुकाव नहीं बनेगा। और रा ने सेशंस के अंदर बोला भी है कि देखो, जब तक तुम दोनों साइड नहीं देख लोगे ना, अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना तो इसका बुरा भी सोचो, बुरी लग रही है तो इसका अच्छा भी सोचो। जब तुम ये देखना शुरू कर दोगे ना ऐसे चीज़ों को, तो तुम्हारा एक झुकाव बनना शुरू होगा, और वो झुकाव डिसाइड करेगा कि तुम कौन सी घनत्वता में जाते हो। फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव में जाओगे, थर्ड फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव में जाओगे, या फिर दोबारा रिपीट करोगे। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। तो फिर मैं मान रहा हूं कि उनकी युद्ध प्रियता की जांच मुख्य रूप से उस प्रकार की थी जिसमें उन्होंने आपस में युद्ध करने की बजाय चार्ली हिक्सन की सोच से निकालकर समझना चाहा था। क्या यह सही है? तो आप लोगों को दोस्तों याद होगा, क्योंकि ये जो ग्रह है, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज़ को नहीं डिसाइड किया कि भाई हम युद्ध युद्ध करके आपस में इस चीज़ को चेक करें। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने चार्ली हिक्सन, क्योंकि एक आर्मी में मेजर था या कर्नल था, ऐसे कुछ था वो, पिछली बार जनरल था आई थिंक। तो उस केस में उन्होंने कहा कि इसकी सोच से ही देख लेते हैं कि यार इसकी सोच के अंदर क्या चल रहा है, सीखना ही तो है, उससे सीखें या हम करके देखें। बात तो ये कि सीख तो आप किसी से भी सकते हो। तो उन्होंने ये वाला कर लिया। तो रा कहते हैं यह सही है, इस वंश की इकाइयों के लिए लड़ना लगभग असंभव था। वास्तव में सभी प्रकार की गतिविधियां जिसका वो अध्ययन करते हैं वो उनके ध्यान का ही रूप है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ध्यान से ही सब संतुलित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि आपके ग्रह के व्यक्तियों को भी लगातार ध्यान के द्वारा सभी गतिविधियों को संतुलित करना होता है। तो दोस्तों देखो, रा ने बता दी, कितनी बढ़िया चीज़ बताई है। उन्होंने कहा है कि भाई उनको तो युद्ध करना आता ही नहीं है, उनके लिए तो लड़ना असंभव है आपस में एक दूसरे से। हाँ, ये हो सकता है किसी और को बचाने के लिए चले जाएं, लेकिन आपस में लड़ना तो उनके लिए असंभव है, वो लड़ ही नहीं सकते। उनकी उनकी प्रकृति ही इस तरीके की है कि उनको लड़ाई आती ही नहीं है, लड़ना ही नहीं जानते वो। तो वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ पर जो वो उनका चीज़ों को अध्ययन करने का जो तरीका है ना, जो चीज़ों को लर्न करने का तरीका है, कह रहे उसका तरीका ही उनका ऐसा है, वो ही उनका एक मेडिटेशन का हिस्सा भी है। कि ऐसा नहीं है केवल मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं और चीज़ें सीख भी रहे हैं, दोनों चीज़ें चल रही है उनकी। कह रहे कि वो सारी चीज़ें अपने ना ध्यान से, मतलब मेडिटेशन से ही संतुलित करके चलते हैं। और रा ने यहाँ पर ये भी कहा जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर भी लोगों को करना चाहिए कि अपने संतुलन बना के चलें। अगर वो मेडिटेशन करते रहेंगे ना तो संतुलित रहेंगे, अगर मेडिटेशन नहीं करेंगे तो फिर किसी एक साइड में झुकाव हो जाएगा, या तो इधर या उधर, ऐसे ही हो जाएगा उनका। या कह लो कि कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं। मैं मानता हूं कि संतुलन को ध्यान के पहलू से समझने के लिए यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग और विपरीत प्रकार का विकास क्रम, इवोल्यूशन है। चार्ली हिक्सन ने हमें बताया है कि ये इकाइयाँ बिना अपने पैर हिलाए यानी उड़कर चलती हैं। मैं यह मान रहा हूँ कि वो एक ऐसे सिद्धांत का उपयोग करते हैं जो कुछ हद तक उनके शरीर को चलाने में आपके क्रिस्टल क्राफ्ट को चलाने के सिद्धांत के समान है। क्या यह सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया है ना, वो डॉन ने पहली बात तो ये कही कि हाँ, मैं फिर ऐसा मान के चल रहा हूँ कि भाई उनके वहाँ का जो इवोल्यूशन है, मतलब वहाँ पे जिस तरीके से वो लोग विकसित हुए हैं ना, उनका विकास हुआ है, वो हमारे तो बिल्कुल ही विपरीत है। हम तो भी उनके बिल्कुल ही विपरीत है। हमारे यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप बता रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि चार्ली हिक्सन ने हमें जिस तरीके से बताया था ना इन लोगों के बारे में, उन्होंने बताया था कि ये तो ज़मीन से उड़कर चलते हैं। अब ज़मीन से उड़कर तो चल ही लेंगे, खैर अभी हम बताते हैं वो ऐसा क्यों है। तो वो कहते हैं कि मैं मान रहा हूँ कि इसके पीछे ज़रूर कोई ऐसा साइंटिफिक प्रिंसिपल है जिसकी वजह से, जैसे कि आप लोग क्रिस्टल के क्राफ्ट लेके आते हो ना यहाँ पे, अपने जो स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर लेके आते हो, शायद उसी के प्रिंसिपल से कुछ मिलता जुलता है ये। तो रा कह रहे हैं यह आंशिक रूप से गलत है। अब पता है वो क्यों कह रहे हैं आंशिक रूप से गलत है? इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, क्राफ्ट कैसे बनते हैं और ये जो उड़ने का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे होता है। हमारी बॉडी के अंदर का जो एक एक एटम होता है ना, ठीक है, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ये सारी चीज़ें होती हैं। उनके बीच में होता है स्पेस, ठीक है, जगह होती है उनके बीच में। आप जाके कभी चेक करना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं एक एटम के अंदर, तो आपको उनके बीच में ना हल्का सा खालीपन मिलेगा। जैसे ग्रहों के बीच में होता है ना कि सूरज है, फिर उससे दूर एक ग्रह है तो उसका अपना एक ऑर्बिट है, फिर उससे दूर है फिर उसका अपना एक ऑर्बिट है। तो इसी तरीके का ना स्पेस होता है। तो अगर कोई व्यक्ति उस स्पेस को और अपने आप को पूरा का पूरा समझ ले, अपने एक एक एटम को समझ ले, तो जब वो मेडिटेशन की अवस्था में होगा ना, या अपने उस दिमाग के न्यूरॉन को समझ ले जिससे वो मैनेज होती है, तो वो स्पेस को इंक्रीज कर सकता है, मतलब बढ़ा सकता है। और जैसे ही वो बढ़ाएगा ना, तो उसके जो शरीर के कण कण है ना, वो फैलने शुरू हो जाएंगे। और जब वो फैलने शुरू होंगे ना, तो शरीर हल्का होना शुरू हो जाएगा।
और आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, लोगों से पूछा भी होगा, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि जब वो मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो हमारा जो शरीर है ना, अचानक से हमें ऐसा एहसास होता है जैसे फूलने लग गया है। वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर वो जो अंदर के एटम्स है ना, वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं, खुलना शुरू करते हैं वो। और यदि कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली इसको करता चला जाए और अपने आप को समझ ले, तो वो हवा से लिफ्ट भी कर जाएगा अपने आप को, उन स्पेस को इतना बढ़ा भी सकता है कि वो गायब भी हो जाए, और उनको किसी और जगह जाके वहां पर एक जगह इकट्ठा करके वहां से निकल के भी आ सकता है। तो इसके जो पीछे का प्रिंसिपल है ना, वो स्पेस का प्रिंसिपल है कि आप अपने एटम के अंदर का कैसे बढ़ा और घटा सकते हो स्पेस। अगर आप उस स्पेस को मास्टर कर लोगे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप उड़ भी सकते हो, आप ग्रह से भी बाहर निकल के जा सकते हो, आप दीवार क्रॉस कर सकते हो, आप यहां से गायब होकर कहीं और से निकल सकते हो। हर चीज पॉसिबल है अगर आपने उस स्पेस को मास्टर कर लिया तो, और वो केवल मेडिटेशन से ही हो सकता है। इसका यदि आप एक उदाहरण देखना चाहें तो हम आपको एक उदाहरण दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस इमेज को देखो ना, तो आप देख रहे होगे ये बच्चा ज़मीन से लेविटेट करके हवा में चला गया, ठीक है, और ये बुद्धिस्ट मंक है और ये क्या कहते हैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसने, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका शरीर वहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर ही अंदर इसने अपने शरीर के जो कण कण है ना, उनको एक्सपैंड कर दिया, इसलिए ज़मीन से ऊपर उठ गया ये बच्चा। खैर, इसके आगे डॉन ने एक चीज़ और पूछी थी, क्या आपके क्राफ्ट भी इसी तरीके से काम करते हैं क्या? तो दोस्तों, क्राफ्ट इनके ऐसे नहीं बनते हैं जैसे आप लोग सोच रहे हो। क्राफ्ट पता है कैसे बनते हैं? क्राफ्ट ऐसे बनते हैं कि मान लो जैसे दो लोग हैं या कुछ भी है, क्योंकि इनको एक एक कण की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पता चल गई है, मतलब उनकी कंपनता पता चल गई है। तो मान लो अगर किसी को अपने क्राफ्ट बनाना है ना, तो एक जगह ही खड़ा हो जाएगा, या अपने उस दिमाग का, उस न्यूरॉन का इस्तेमाल करेगा कि इसी हवा के अंदर से, आपको वो हमने बताया था ना, वो कण कण जो आँख में जब हम आँख मूंदते हैं तो वो कण कण से नजर आते हैं, इसी में हवा में से वो कण कण खींचना शुरू करते हैं और अपने आस पास पूरा का पूरा क्राफ्ट बना देते हैं वो। इसलिए इनके क्राफ्ट जो होते हैं ना, वो रोशनी के क्राफ्ट होते हैं, कि इसी हवा से खींचा, दिमाग के अंदर जैसी इमेज इनके आ रही होती है ना, वैसी की वैसी इमेज उस अपनी दिमाग के अंदर ही रखते हैं, और अपने आस पास विजुअलाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि इसी हवा में से वो कण कण खींचे और एग्जैक्टली वैसा अपने आसपास बना दिया। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि खुद तो वो सेंटर में है, लेकिन जो क्राफ्ट बनाना अपने आसपास, उस क्राफ्ट के सेंटर में वो है, और अपने आसपास ही पूरा क्राफ्ट बना दिया। और वो जो क्राफ्ट होगा ना, वो जिंदा क्राफ्ट होगा, क्योंकि वो अब वो उनके दिमाग से अटैच है। तो अगर आप उस क्राफ्ट से बात करोगे या उनसे बात करोगे, बात एक ही है, मतलब दोनों ही जिंदा हैं इस वक्त, अगर आप बात करना चाहोगे तो यदि आप उन्हें आप ये कहोगे ना कि आप कौन हो, तो वो कहेंगे हम तुम हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो जानते हैं कि तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है, तुम भी उसी चीज़ के बने हो, हम भी उसी चीज़ के बने हुए हैं, ठीक है। और तुम्हारे अंदर भी वो रचयिता का होलोग्राम है और हमारे अंदर भी वो रचयिता का होलोग्राम है, इसलिए तुम में और हम में कोई फर्क नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो अच्छे से जानते हैं, और इस तरीके के ग्रह के लोग जानते ही हैं। हालांकि कई ग्रह पे ऐसे भी है जो तीसरी घनत्वता में एडवांस हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो चौथी घनत्वता में भी एडवांस्ड हैं, लेकिन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉसिबल है, वो मटेरियल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हालांकि वो ज़मीन खोदना और ये सारी चीज़ों का पसंद नहीं करते हैं, उनके पास तरीके अलग अलग हैं, लेकिन वो क्रिस्टल्स को एक्सपैंड करके उससे भी बना देते हैं। मतलब अगर क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा, अगर वो उसको एनर्जी दी जाए ना, तो क्रिस्टल्स ना धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। तो अगर क्रिस्टल एक्सपैंड कर जाए तो उसके भी क्राफ्ट बन जाते हैं। तो अलग अलग मेथड्स हैं इनके बनाने के। अब आप हमसे पूछोगे हमें कैसे पता है, बस भाई पता है, अब यही कह सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास और कोई जवाब है नहीं। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि उनकी गति का तरीका हमारे जैसे शारीरिक तौर पर, यानी कि पैर उठाकर वो लोग नहीं चलते, बल्कि ये दिमाग का सीधा कार्य है जो किसी तरह ग्रह के चुंबकीय कार्य से जुड़ा हुआ है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह काफ़ी हद तक सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय घटना है जो एक कमजोर विद्युत प्रकृति की सोच की उत्तेजना, इंपल्स द्वारा नियंत्रित होती है। तो दोस्तों देखो, वही वाली बात हुई ना, डॉन ने ये कहा कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये, इसका मतलब ये जो प्लैनेट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उससे इसका कुछ लेना देना है, और ये दिमाग का काम है, ना कि इसका, इसके लिए कोई मतलब मटेरियल का और इस चीज़ का कोई इस्तेमाल किया जाए। तो रा ने भी कहा हाँ, ये काफ़ी हद तक सही है। तो अगर तुम अपने दिमाग को समझ लो और अपने आप को समझ लो, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनके अंदर जो इम्पल्सिस होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन भी तो चमकते रहते हैं ना दिमाग के अंदर, उनके अंदर भी इम्पल्सिस होती हैं। तो कह रहे हैं वो उन जो सबसे कम वाली इम्पल्स होगी ना, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। वो कहते हैं कमजोर विद्युत, यानी
एक बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल पल्स होगा। अगर तुमने उसको कंट्रोल कर लिया, उसको कंट्रोल करना सीख गए, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। और अगर वो तुम करना सीख गए तो हाँ, तुम अपने साथ ऐसा कर सकते हो। तो हमने बता दिया था आपको, खैर और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन चलो राह ने बता ही दिया यहाँ पर। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या उनका यान दिखाई दे रहा था? क्या यह हमारी घनत्वता के इस ग्रह पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को दिख सकता था जिसने शायद इसे देखा होगा, या शायद उस समय उस क्षेत्र में रहा होगा? क्या यह एक तीसरी घनत्वता वाली सामग्री बिल्कुल इस कुर्सी या हमारे यहाँ मौजूद जैसी किसी भी चीज़ से बना था? तो डॉन ने पूछ ही लिया कि क्या ये वाला जो इन्होंने ये जो लोग क्राफ्ट लेकर आए थे, क्या वो दिख रहा था? क्या वो जैसे हमारे प्लेनेट पे हम लोग ये चीज़ें मटेरियल हो गई, जैसे सिल्वर, ये वो मेटल और ये सारी चीज़ें हो गई, क्या इस तरीके की कोई चीज़, या जैसे हमारी लकड़ी हो गई या हमारी कुर्सियाँ हो गई, कि इस तरीके के कुछ मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया था क्या? और क्या कोई इसको देख सकता था, या किसी ने शायद देखा भी हो उस टाइम पर? तो रा कहते हैं यह सही है। कृपया बंद करने से पहले एक और प्रश्न पूछें, क्योंकि इस स्थान समय में कार्ला की महत्वपूर्ण ऊर्जा कम हो रही है। तो रा ने कह ही दिया कि भाई उसकी ऊर्जा कम हो रही है। और हाँ, जो तुमने कहा है ना, बिल्कुल सही है, उन्होंने भी मटेरियल का इस्तेमाल ही किया था। यानी उन्होंने क्रिस्टल का इस्तेमाल किया था, क्रिस्टल को एक्सपैंड करके और फिर उससे क्राफ्ट बनाया था। उनके भी ऐसे बहुत क्राफ्ट्स हैं, क्रिस्टल के क्राफ्ट होते हैं। अगर आपको इनका क्रिस्टल के बारे में जानना है ना दोस्तों, बहुत ही लाइट कलर का ब्लैक होगा, बहुत ही लाइट कलर का। मतलब आप उसे ब्लैक भी नहीं कह सकते, आप उसे सिल्वर भी नहीं कह सकते, उन दोनों के बीच का कुछ है, प्लाज्मा जैसा सा होता है वो। जैसे होता है ना कि अगर हम लोग कांच को पिघलाएं तो वो कैसा हो जाता है, मतलब उसको अगर आग में रखें तो वो कैसा होगा, लाल रंग का हो जाएगा, रोशनी सी हो जाएगी। फिर उसके अंदर उसको आप कंटिन्यूसली जलाते रहो जलाते रहो जलाते रहो कांच को, तो उसके अंदर रोशनी सी हो जाती है ना। तो ये लोग सीख चुके हैं कि उस कांच को एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है। उसे एक्सपैंड करके फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और वो जो क्राफ्ट है ना, उसके आसपास पूरी रोशनी का हेलो बन जाता है। फिर अंदर असली क्राफ्ट होता है, लेकिन बाहर से पूरा हेलो बन जाता है। और इसका जो मटेरियल होता है ना, इतना हल्का मटेरियल होता है ना, इतना हल्का कि अगर आप इसे टच करो, पहली बात तो आप टच करोगे तो आपको करंट लगेगा उसके अंदर से, और आप आसपास भी हुए तो आप उड़ के चिपक जाओगे इस क्राफ्ट से। तो इन क्राफ्ट से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपके आसपास आ भी जाएं तो थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। डिस्टेंस ऑटोमेटिकली, आप जैसे ही पास जाने लगोगे क्राफ्ट आपसे दूर हटने लग जाएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि तुम लोगों को चोट लग जाएगी अगर हम लोग तुम्हारे पास आए, तो वो दूर हट जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं, आप अगर उस क्राफ्ट को अगर आपको टच करने का मौका मिल जाए ना, तो आप देखोगे कि बहुत ही पतला, बहुत ही महीन है, जैसे कि कपड़ा हो। बिल्कुल ऐसा होता है वो, इतना हार्ड नहीं होता वो, क्योंकि पिघला के बनाया ना, मतलब पिघला के मतलब वो उसको कांच को एक्सपैंड करके बनाया है ना, तो इसलिए वो ऐसा होता है। अब ये भी मत पूछना ये हमें कैसे पता है, बस पता है। हम्म। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यही पूछूंगा, क्या आप मुझे कुछ अंदाज़ा दे सकते हैं कि चौथी घनत्वता नेगेटिव या खुद की सेवा वाले ग्रह पर क्या स्थितियां होती हैं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो डॉन ने पूछ ही लिया कि भाई फोर्थ डेंसिटी नेगेटिव प्लैनेट जो होते हैं उन पे किस तरीके की स्थिति होती है। तो रा कहते हैं चौथी घनत्वता नेगेटिव में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिन्होंने सचेत रूप से लाल, नारंगी और पीली किरणों की ऊर्जा का उपयोग करके अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क किया हो। इसलिए चौथी घनत्वता नेगेटिव वाले ग्रहों की स्थितियों में उन्हें बार बार अपनी स्थिति को व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास करना पड़ता है, ताकि वो अपना प्रभुत्व बनाए रख सकें। यानी कि एक दूसरे पर हावी होने के लिए उनके बीच लगातार संघर्ष रहता है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी हद तक सिचुएशन हमारे प्लेनेट के जैसी है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो टॉप में बैठे होते हैं ना, ठीक है, उनको उनको अपना लाल यानी रेड रे, ऑरेंज रे और येलो रे, इन तीन का लगातार कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना पड़ता है, और रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता से संपर्क कर लेते हैं वो, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कह रहे इसीलिए उनके बीच में ना आपस में भी बड़ी वो रहती है, चीज़ें क्या कहते हैं खराब होती रहती हैं। उनकी चीज़ें खराब होंगी वो फिर उसे ठीक करने लगेंगे, थोड़ी उल्टी सीधी होंगी उसे फिर ठीक करने लगेंगे। तो लगभग उनके अंदर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और आपस में भी संघर्ष चलता रहेगा कि भाई ये पार्टी उस पार्टी से ऊपर, वो पार्टी उस पार्टी से ऊपर, ऐसे करके एक दूसरे को दबाने का वो काम चलता रहेगा इनके अंदर। ये चौथी घनत्वता नेगेटिव सोच वाले जो होते हैं ना, उनका है ही इस तरीके का कि भाई उनके बीच में इस तरीके का संघर्ष चलता ही रहेगा, लगातार चलेगा इस तरीके का। ठीक है, और ये संघर्ष इसलिए होता है कि उनमें से बेस्ट निकालने होते हैं इनको,
ठीक है, जो टॉप में बैठे होते हैं उन्हें बेस्ट निकालने होते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन निकलेगा, और उनके जो टॉप में होते हैं उनके अंदर भी आपस में संघर्ष चल रहा होता है, जब तक कि एक क्रीम ना उसके अंदर से निकल के आ जाए कि हाँ ये हैं वो बेस्ट, जो बिल्कुल क्रूर हमारे जैसे हैं, मतलब खुद की सेवा वाले रास्ते पर हैं। ये पूरा उनका उनका आपस का समुद्र मंथन होता है बेसिकली। फिर वो आगे कहते हैं, चौथी घनत्वता के शुरू के स्तर पर सबसे भीषण संघर्ष होता है जब सत्ता ताकत का क्रम स्थापित हो जाता है, और सभी तब तक लड़ते हैं जब तक कि ताकत की संरचना में यह तय नहीं हो जाता है कि इस ताकत की संरचना में उनका क्या स्थान है। तब उनका समूह बनना शुरू होता है। चौथी घनत्वता, जिसमें टेलीपैथी और विचारों में पारदर्शिता होती है, उसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है जो ताकत की संरचना में सबसे ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने कहा कि ये क्रीम निकालनी होती है ऊपर, कि देखें इनमें से कौन सबसे ज़्यादा आगे निकल के आएगा और कौन लीडर टॉप पोजीशन पे रहेगा। तो उन्होंने कहा इनके बीच में आपस में संघर्ष चलता रहेगा कि इस चौथी घनत्वता में टॉप पे जाएगा कौन, और कौन कौन टॉप लीडरशिप के अंदर आएगा। तो कह रहे कि जब इनकी सत्ता और ताकत स्थापित हो जाएगी ना, तब जाके तो इनके झुंड, इनके गुट बनने शुरू होते हैं अपने खुद के, और ताकि नीचे वालों का इस्तेमाल कर सकें और खुद टॉप पे बने रहें, क्योंकि खुद को टॉप पे रखना ये बहुत ज़रूरी होता है अगर इन्हें चौथी घनत्वता में जाना है और टॉप लीडरशिप के अंदर रहना है तो। वरना ये चौथी घनत्वता में चले तो जाएंगे लेकिन वहां पे कर्मचारी बन जाएंगे, जैसा हाल उसका हुआ था तारस बुलबुआ और इन लोगों का। तो वो कह रहे कि वो ना बनने की वजह से ना इन लोगों को कंटिन्यूस स्ट्रगल रहता है आपस में, और ये अपने झुंड बनाना शुरू करते हैं, लेकिन पहले टॉप की पोजीशन पाने की कोशिश करते हैं। हर कोई जो भी खुद की सेवा के रास्ते पे होगा उसके साथ होता ही ऐसा है, जैसा कि राह ने कहा है यहाँ पे। और उन्होंने कहा चौथी घनत्वता के स्तर पे जब ये पहुंच ही रहे होते हैं ना, मतलब जब इन्हें पता चल जाता है कि ग्रह चौथी घनत्वता में जा रहा है, तो जब ये देख लेते हैं ना कि ऐसा होता है, तब ये क्या करते हैं कि वहां पर इनको पता है कि वहां पर तो टेलीपैथी से कनेक्ट होते हैं सारे, तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो टॉप लीडरशिप होती है ना, उनको आपस में टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। तो अब आप इसे देख ही लेना, ये मेटावर्स से कौन कनेक्ट होगा कौन नहीं होगा, भैया हमें तो पता नहीं, हमने तो आपको जैसा राह ने बताया हमने तो आपके सामने रख दी बात। तो इसमें जो भी जाएगा वो टॉप लीडरशिप का ही होगा, जैसा राह बता रहे हैं कि जिसको चौथी घनत्वता में उस तरीके की जाना है, मतलब खुद की सेवा वाले में जाना है। तो आप देख लेना कहीं इस तरीके की कोई न्यूज़ ना चल रही हो या इस तरीके की कोई बात ना चल रही हो, अगर चल रही है तो आप ही ढूंढ लेना, हमें तो पता नहीं, हम तो बेचारे राह की ही बात करते हैं, हमें नहीं पता और किसी का कौन क्या कर रहा है, हालांकि पता तो हमें सब है लेकिन फिर भी। खैर, फिर उसके आगे वो कहते हैं यह चौथी घनत्वता नेगेटिव झुकाव वाले व्यक्तियों के ध्रुवीकरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि आगे ध्रुवीकरण पूरे समूह के प्रयास के द्वारा ही हो सकता है। जैसे ही चौथी घनत्वता के व्यक्ति एक दूसरे के साथ काम करने का प्रयास करते हैं, तब वो खुद की सेवा की तरफ ध्रुवीकृत होते हैं, और इसकी पेशकश ओरियन के लड़ाके द्वारा होती है। तो कहने का मतलब है कि पहले तो टॉप लीडरशिप होगी कनेक्ट, ठीक है, और इन सब का आपस में एक जैसी सोच होनी बहुत जरूरी है, क्रूर अगर नहीं हुए ना तो इसका मतलब उस ग्रुप में रह नहीं पाएंगे। वो कह रहे कि समूह पूरे समूह के प्रयास के द्वारा ही हो सकता है ध्रुवीकरण, यानी सबका एक ही जैसा झुकाव होना चाहिए। ये ना हो कि कोई थोड़ा सा दूसरों की सेवा रहे यार, दूसरों के साथ बुरा ना हो गया, ये नहीं हो गया ना ना, दिखाने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में पीछे ये होता है कि भाई हमको चौथी घनत्वता ये वाली चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म भी ऐसे ही हैं, तो यही हमारा रास्ता है, हमें उसी रास्ते पर चलना है हर हाल में। तो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, और ध्रुवीकरण इनका उस डायरेक्शन में तभी हो सकता है जब सारे के सारे झुंड की तरह काम कर रहे हो, एक साथ सोच पूरी एक साथ हो जाए। और जब वो सोच एक साथ हो जाती है और अपने आप को टेलीपैथी से टेक्नोलॉजी के द्वारा कनेक्ट कर लेते हैं, तब फाइनली अपने आप को वो कहते हैं इसकी पेशकश ओरायन के लड़ाके द्वारा होती है, यानी अपने आप को ओरायन की टेक्नोलॉजी के साथ खटैक डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया, यानी ओरायन के जो लड़ाके हैं उनकी सोच के साथ अपनी सोच मिला दी। अब आप सोचो, क्या आपको याद आ रहे हैं रावण के 10 सर? अगर याद आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और सही दिशा में सोच रहे हैं। कुछ कुछ तो क्लियर हो रही होगी ना स्टोरी, होनी चाहिए, आप कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। खैर, आगे रहा कहते हैं कार्य के अगले सत्र में आप अधिक विशिष्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। इस उपकरण को छोड़ने से पहले कोई संक्षिप्त प्रश्न है? तो डॉन कहते हैं मैं बस ये पूछूंगा कि कार्ला को अधिक सुविधाजनक बनाने या संपर्क को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो रा कहते हैं सब ठीक है,
हम आपको अब एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ देते हैं। आगे बढ़ो और रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित रहो। आधुने। तो दोस्तों, यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको इसमें काफ़ी जानकारियाँ मिली होंगी। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं कि अब हम भी आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।